क्लास टाइम हो चुकी है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, चलिए क्लास की क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। भाई यार लेट मैम कहाँ लेट हुई? मैम ने एकदम शार्प 12:30 की क्लास स्टार्ट कर दी थी बेटा। आपके फोन में 1 से 1.5 मिनट लग जाता है क्लास स्टार्ट करने में, लेकिन आपकी मैडम तो मैं तो आ जाती हूँ 12:20 पे स्टूडियो में। 12:20 पे मैम आ जाती है ना? चलो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी मैम, स्टार्ट करें आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ रहे थे हम। मैंने कहा था कल की क्लास में कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू हो जाता है। हमने कल क्या पढ़ा था, आइए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे माउथ से ही शुरू हो जाता है। मुंह में हमारे दांत होते हैं और दांत क्या करते हैं, दांत फूड की कटिंग करते हैं, फूड की चीर-फाड़ कर देते हैं, उसको पीस देते हैं, उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं। इसीलिए हमें टीथ के बारे में यहाँ पे पढ़ना पड़ता है ना? और फिर मैंने पढ़ा था दांत कितने प्रकार के होते हैं, छोटे बच्चों में कौन से दांत होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, और हमारी अकल की दांत क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब मुझे फटाक से एक क्वेश्चन का आंसर कर दो। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर हिस्सा क्या बताया था मैम ने? मैम ने क्या बताया था कि मनुष्य के शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? फटाक से बता दो मुझे, कल मैंने बताया था। अब हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि हमारे माउथ में जो दूसरा ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं टंग, है ना? कहा था ना मुंह में हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना होता है, दांत, जीभ, टंग, और तीसरा कौन सा था? तीसरा हमारा सलाइवा, है ना? चलो तो अब 2 नंबर पे माउथ में 2 नंबर लगाएंगे। 1 नंबर हमने किसको दिया था? टीथ को, दांत को दिया था। अब 2 नंबर हम किसको देंगे? टंग को देंगे बेटा, टंग, जीभ या जीवा। क्या होती है जीभ, क्या काम करती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, हम जीभ के बारे में क्यों पढ़ते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे अब यहाँ पर। देखो बेटा, सबसे पहला हम यहाँ पे टंग के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम मुंह में खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो खाने का टेस्ट बताती है जीभ। कैसा टेस्ट है बेटा, है ना? कैसा टेस्ट है, तो टंग का काम होता है हमारे खाने का टेस्ट बताना, स्वाद बताना कि आपने जो खाना खाया है वो मीठा खाया है, खट्टा खाया है, नमकीन खाया है, कैसा खाया है ये। और जब बात करते हैं कि टंग क्या है, टंग एक ऑर्गन है और टंग एक मांस का टुकड़ा है। इट इज ए मस्क्यूलर ऑर्गन। जीभ क्या है? एक मस्क्यूलर ऑर्गन है, एक मांसपेशीय अंग है बेटा। जीभ के अंदर कोई हड्डी वड्डी नहीं होती है, ये सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर लंबा एक मांस का टुकड़ा है। इसीलिए तो देखो हमारी जीभ में अगर हड्डी होती ना तो इस जीभ को आप ऐसे मूव नहीं करवा पाते, कि हड्डियां तो कठोर होती हैं, हड्डियां तो स्ट्रक्चर को कठोर बना देती हैं। तो अगर आपसे पूछे टंग कैसा ऑर्गन है, टंग एक मांस का टुकड़ा है, मस्कुलर ऑर्गन है। ऐसे ऑर्गन जो सिर्फ और सिर्फ मांस से बने हुए हैं, मसल से बने हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं, मांसपेशीय ऑर्गन कहते हैं। और ये टंग जो है ये 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा मांस का टुकड़ा है। इसको हम दूसरा क्या कहते हैं? टंग इज सेंसरी ऑर्गन। जीभ क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है, एक संवेदी अंग है बेटा। ये सेंस देगी आपको। किसका सेंस देगी आप मुझे बताओ, किसका सेंस? तो टंग किसका सेंस देती है? टंग देती है क्या आपको? टेस्ट का सेंस देती है, कैसा स्वाद है उसका। क्यों देती है? क्योंकि हमारी जीभ के ऊपर छोटी छोटी होती है बहुत सारी टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। क्या होती है? टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। तो लिख दो हमारी जीभ के ऊपर क्या होती है? टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। टेस्टिंग बर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं स्वाद वाली कलिकाएं। ये आपको स्वाद की पहचान करवाती हैं, स्वाद की कलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, और यही बर्ड आपको टेस्ट का एहसास दिलाती हैं। कितनी होती है? 2000 से लेकर 3000 के बीच में होती हैं। ऑन एन एवरेज 2 से 3000 के बीच में छोटी छोटी हमारी जीभ के ऊपर टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। बच्चों लड़कियों के अंदर टेस्टिंग बर्ड्स की संख्या ज्यादा होती है, लड़कों के अंदर टेस्टिंग बर्ड्स की संख्या कम होती है। आप देखो लड़कियों को कितने ज्यादा टेस्ट की पहचान होती है। एक बेचारा लड़का है, उसको घर में मम्मी ने सब्जी बनाकर दिया, नमक ना भी डालने, मम्मी नमक बात मान लो भूल गई, तो बेचारा लड़का चुपचाप खाना खा लेता है, उसे पता ही नहीं लगता है कि नमक है कि नहीं है। और वहीं पर अगर आपकी बहन है वो बोलेगी मम्मी थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा नमक ज्यादा है। तो लड़कियों में टेस्टिंग बर्ड की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है लड़कों के मुकाबले में, इसीलिए लड़कियों को टेस्ट बहुत जल्दी महसूस हो जाता है कि इस खाने में तो इतना नमक कम है, इतना ज्यादा है ना, थोड़ी सी मिर्ची कम है, थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा है, जबकि लड़कों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब किस किस हिस्से पर कैसे टेस्टिंग बर्ड्स होती है मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको आपकी जीभ की फोटो दिखाती हूँ कि किस हिस्से पर कौन कौन सी टेस्टिंग बर्ड्स होती हैं। ये आपकी जीभ है, इस पे आप देखिएगा ऐसे, ये आपकी टंग है। टंग के सबसे पहले वाले हिस्से पे यहाँ पर सबसे आगे आपको कैसा टेस्ट महसूस होता है? स्वीट, स्वीट का मतलब मीठा टेस्ट। आपको यहाँ पर मीठा टेस्ट महसूस होता है। फिर थोड़ा सा पीछे जाओगे तो इस किनारे पे सॉल्टी टेस्ट महसूस होगा। सॉल्टी का मतलब होता है नमकीन स्वाद का पता लगेगा आपको, आपको नमकीन स्वाद यहाँ पता लगता है। उसके पीछे जाओगे तो ये आपको सॉर टेस्ट फील करवाती है। सॉर का मतलब होता है बेटा खट्टा, दही खट्टा लगा, नींबू खट्टा लगा, इमली खट्टी लगी, वो यहाँ लगती है। और उसके सबसे पीछे आप जाओगे तो बिटर, कड़वा टेस्ट, यहाँ पर आपको कड़वा टेस्ट महसूस होगा। करेला खाते हो, कोई दवाई खाते हो, है ना, तो वो आपको यहाँ पर कड़वे टेस्ट का एहसास दिलवाती है। और इसी कड़वे टेस्ट के पीछे की तरफ यहाँ पर बेटा झंझनाहट वाली, झंझनाहट होती है ना, उसको महसूस करवाने वाली टेस्ट बर्ड होती है। आप कहोगे मैम कैसे टेस्टिंग बर्ड, कैसे टेस्टिंग बर्ड? बेटा आप देखिए, आप प्याज खाते हो, प्याज में झंझनाहट लगती है तो वो यहीं पर आपको महसूस होती है। आप लहसुन खाते हो, गार्लिक खाते हो, है ना, आप जिंजर खाते हो, अदरक प्याज लहसुन में जब आप खाते हो तो आपको झंझनाहट सी महसूस होती है, आपकी आंखों से आंसू से आने लग जाते हैं, मुंह जल जाता है। मिर्ची खाते हो तब भी आपका मुंह जल जाता है। तो इस जगह पर आपको प्याज अदरक और लहसुन के अंदर और मिर्ची के अंदर जो झंझनाहट होती है, जो आप खाते हैं इनके बाद, वो यहाँ पे महसूस होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीभ के कौन से हिस्से पर मीठा टेस्ट महसूस होता है, तो आप क्या बताओगे बेटा? मीठा टेस्ट महसूस होता है सबसे आगे। कड़वा कहाँ होता है? सबसे पीछे। खट्टा कहाँ होता है? इस पीछे से थोड़ा सा आगे, ये वाला हिस्सा खट्टे टेस्ट के लिए होता है, ये वाला। और ये जो किनारों पे होता है आपकी जीभ का, ये आपको सॉल्टी टेस्ट महसूस करवाती है, नमकीन टेस्ट यहाँ पर आपको फील करवाती है। जी मैम। अब सुनो बच्चों, ये तो हो गया जीभ के कौन से हिस्से पर आपको कैसा टेस्ट महसूस होता है। अब बेटा हमारी जीभ से देखो, मैंने आपको जब नर्वस सिस्टम करवाया था तो मैंने वहां पर अच्छे से बताया था टेस्ट की पहचान कौन करवाता है? ब्रेन। जीभ तो एक जगह है जहां पर आपको टेस्ट फील होता है कि कैसा फील आ रहा है, कैसा नमकीन खट्टा कैसा खा रहे हो, लेकिन उसको टेस्ट को महसूस कौन करवाता है? ये ब्रेन। तो कैसे करवाता है? तो हमारी टंग की ये टेस्टिंग बर्ड होती है, इसके अंदर एक तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। जिन रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं? जिन रिसेप्टर्स को बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हैं हम इनको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और गस्टेटरी रिसेप्टर्स किससे रिलेटेड होते हैं बेटा? ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ये ऐसे सूचक होते हैं, इनको स्वाद सूचक कहते हैं। ये स्वाद का टेस्ट को कहां पर लेके जाते हैं? आपके ब्रेन तक लेके जाते हैं, और ब्रेन कहता है जीभ के इस हिस्से पर ऐसा टेस्ट फील होगा। तो एग्जाम में किसी क्वेश्चन पूछता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, ये किससे रिलेटेड होते हैं? तो स्वाद वाले सूचक हैं ये टेस्ट वाले रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। कहां से कहां तक मैसेज लेकर जाते हैं बेटा? ये हमारी टंग से मैसेज लेकर जाते हैं जीभ से, और कहां तक? ब्रेन तक, मस्तिष्क तक। और ब्रेन बताता है भैया कि आपने जो खाया है वो कैसा टेस्ट है, कैसा टेस्ट है। और ये टेस्ट महसूस कहां होता है? आपको जीभ के ऊपर, टंग के ऊपर। तो ऐसे आपको याद रखना है।
ठीक है जी मैम। तो टंग के बारे में बस इतना ही बात याद रखना, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांस का टुकड़ा है, 10 सेंटीमीटर तक लंबा है, सेंसरी ऑर्गन होता है, टेस्ट को महसूस करवाता है क्योंकि उसके ऊपर टेस्टिंग बर्ड्स होती है, स्वाद वाली कलिकाएं होती हैं। ये स्वाद वाली कलिकाएं गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स की सहायता से ब्रेन तक मैसेज लेकर जाती हैं और ब्रेन आपको महसूस करवाता है कि भैया कैसा टेस्ट है, उसकी पहचान करवाता है कैसा टेस्ट है जी मैम। अब आ जाइए तीसरा, तीसरा हमारे मुंह में क्या बनता है, सलाइवा। मैंने कहा था माउथ में 3 चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी, पहला दांत, दांत हो गया, दूसरा जीभ और तीसरा हम पढ़ेंगे सलाइवा। तो हमारे माउथ में सलाइवा को बनाने वाली ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। नाम से क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 में लिखना, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, लारीय ग्रंथियां होती हैं। नाम से क्लियर है, वो ग्रंथियां जो क्या बनाती हैं, वो ग्रंथियां जो लार बनाती हैं बेटा, है ना। तो लिख दो क्या कि यहाँ पर ये सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा बनाना, लार बनाना। मैं कितना बन सकता है लार, लार एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक लार बनता है हमारे बॉडी में। जी हाँ, 1 से 1.5 लीटर तक पर डे हमारे माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर क्या बनता है, लार बनता है, सलाइवा बनता है। अब ये सलाइवा बनाता कौन है, तो सलाइवरी ग्लैंड्स। अब क्वेश्चन आता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। 3 प्रकार की लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, नाम जैसे भी आपको याद करने पड़ेंगे, अभी दिखाएंगे आपको। सबसे पहली वाली होती है, उसको बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि का नाम बताओ, तो बेटा वो यही होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड लारीय ग्रंथियां, पहली लारीय ग्रंथि है ये। उसके बाद ग्रंथियां लिखना 2 होती है बेटा, संख्या में कितनी होती है, तो लिख दो आगे 2, 1 पेयर भी लिख सकते हो आप, एक पेयर यानी 2 होती है। दूसरी जो होती है उनको बोलते हैं सबलिंगुअल, नंबर 2 पे आती है, उनको बोलते हैं सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, हिंदी में सेम नाम है, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथियां, सबलिंगुअल लारीय ग्रंथियां। और तीसरी जो होती है बेटा, ये भी 2 होती है, ये भी कितनी होती है, 2, 1 पेयर या 2 लिख दो आगे, ठीक है। और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर। बच्चों कल मैंने बताया था हमारे नीचे वाले जबड़े का नाम क्या होता है, मैम हमारे नीचे वाले जबड़े का नाम मैंडिब्यूलर जबड़ा होता है। तो नाम से क्लियर कि मैंडिब्यूलर जबड़े के नीचे होंगी, तो लिख दो सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर लारीय ग्रंथियां। अब मुझे ये बताओ कि कितनी प्रकार की लारीय ग्रंथियां हैं, 3 प्रकार की, और टोटल कितनी हो गई, 6, है ना। 3 ही प्रकार की होती है, 3 ही जोड़े में होती है, टोटल नंबर पूछेगा तो 6 करके आना। और कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अब मैं दिखाओ, आओ मैं एक एक करके आपको सारी दिखाती हूं कैसे होती है ये लारीय ग्रंथियां। बेटा ये एक इंसान है, ये इधर फेस करके ऐसे खड़ा है, तो आपको सिर्फ ये हिस्सा दिखेगा ना, आपको मेरा ये थोड़ी दिखेगा, लेकिन इधर भी तो है, अगर इधर है तो इधर भी होंगी। जी मैम देखो, ये आपके कान के पास, कान के पास ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथियां होती है और इसका नाम क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड। तो मैं लिख दूं पैरोटिड ग्लैंड कहां होती है, मुंह में तो होती है, मुंह में भी तो कहीं होंगी, तो बेटा ये होती है नियर बाय ईयर। ये कहां होती है, ये हमारे कान के पास होती है, दोनों कानों के पास, लिख दो ये कान के पास, कहां, मुंह में अंदर की तरफ और यहां होती है, ठीक है जी। अब आओ नेक्स्ट दिखाते हैं आपको सबलिंगुअल, ये रही लिंगुअल, लैंग्वेज, लैंग्वेज, लैंग्वेज को शब्दों में कौन कन्वर्ट करता है, जीभ। ये जीभ के नीचे होती है बेटा, ऐसे आपकी जीभ के नीचे सबलिंगुअल होती है, जीभ के नीचे, और सब मैंडिब्यूलर नीचे वाले जबड़े के नीचे, और नीचे वाले जबड़े का नाम क्या बताया था मैंने, मैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर। तो आप लिख दो बेटा कि ये कहां होती है, बिलो टंग, बिलो टंग, ये हमारी जीभ के नीचे, मुंह में तो होंगी लेकिन मुंह में भी आपको ना लोकेशन पता होनी चाहिए बेटा, जीभ के नीचे। और ये लिख दो क्या, ये लिख दो बिलो लोअर जो, निचले जबड़े के नीचे, बिलो लोअर जो, निचले जबड़े के नीचे। अब आपको फोटो दिखाती हूं और आप मुझे बताएंगे कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको, और इनमें से सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, ठीक है। फोटो में आप बताओ सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी दिख रही होगी, हाँ जी मैम। और सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, मैम ये जीभ के नीचे वाली छोटी है। तो अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड लारीय ग्रंथियां। दूसरा आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी लारीय ग्रंथि कौन सी है, आपके सामने है सबलिंगुअल, 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 ठीक है जी मैम। तो इसके आगे लिखो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड के आगे लिखो बेटा इट इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि है। मैं सिर्फ लार्जेस्ट लिख रही हूं, आप पूरा लिख लेना, ये सबसे बड़ी है बेटा। इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी होगी, ये, ठीक है। इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी होगी, सबलिंगुअल, इट इज द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, यह है सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है, सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है, ठीक है मैम, हो गया। अब ये इससे छोटी होती है, इससे बड़ी होती है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे ये बताओ इन तीनों का काम क्या है बेटा, क्योंकि ये सलाइवरी ग्लैंड से लारीय ग्रंथियां हैं, तो नाम से क्लियर है ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलकर सलाइवा बनाती हैं, लार बनाती हैं। और लार कितना, 1 से 1.5 लीटर तक लार बना देती है ये एक दिन में मिलकर 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा लार बना देती है आपके मुंह में। जी मैम। अब सुनो, ये तीनों ही लार बनाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लार ये बनाती है। आप महसूस करो आपके मुंह में लार, अभी महसूस करो, सबसे ज्यादा आपको नीचे जबड़े के नीचे महसूस होता है लार, इस हिस्से में, ये वाला हिस्सा है, इसमें सबसे ज्यादा आपको लार महसूस होता है। क्यों, क्योंकि ये वाली जो है ना, ये सबसे ज्यादा लार बनाती है बेटा। 70% तक जो लार है ना, वो यही बनाती है, ये ज्यादा मात्रा में लार प्रोड्यूस करती है। तो ये तीनों मिलकर लार बनाती है। अब हमें पढ़ना होगा आखिर ये सलाइवा होता क्या है, क्यों जरूरी है, सलाइवा बहुत जरूरी है भैया, लार बहुत जरूरी है, लार में तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। क्यों मैम, तो आइए लिखेंगे आखिर ये सलाइवा होता क्या है, सलाइवा का कंपोजिशन देखेंगे, सलाइवा लार होता क्या है। ये जो लार है ना बेटा, इसमें सबसे ज्यादा पानी होता है, 99% तक हमारी सलाइवा में पानी पानी है बेटा, 99% तक पानी है, वाटर है बेटा, ठीक है। इसका मतलब मैम हम जो पानी पीते हैं वो लार बनाता है, जी हाँ। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपका गला सूख जाएगा, गला चिपकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुंह में लुब्रिकेशन, लार की कमी हो जाती है। बोलते हैं ना प्यास लगती है, गला सूख गया यार एक गिलास पानी दे दो, क्योंकि आपके मुंह में जो पानी है वो लार बनाता है, और लार आपके मुंह को आपस में चिपकने से बचाता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, स्नेहक का काम करता है। तो अगर पानी नहीं पिया तो लार कम हो गया, लार कम हो गया तो तुम्हारा मुंह गला सूखने लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे लार में 99% तक पानी पानी है। बाकी के 1% में क्या क्या होता है, बाकी के 1% में एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, 2 एंजाइम्स हैं इसलिए मैंने एंजाइम्स एस लगाया है। और इन एंजाइम्स के साथ में लार में होता है म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा, श्लेष्मा का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, जो हमारी लार को चिपचिपा बनाता है बेटा। हमारी लार ना चिपचिपाहट से भरी हुई होती है, चिपचिपी होती है, तो लार को चिपचिपा कौन बनाता है, म्यूकस बनाता है। और साथ में थोड़े बहुत इसी 1% में आयंस वगैरह भी होते हैं, जैसे क्लोरीन, पोटेशियम आयन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आयंस भी होते हैं। अब आयन ना लिखोगे तो भी चलेगा, कौन सा, ये एग्जाम में नहीं आता।
एग्जाम में आता है लार में सबसे ज्यादा क्या है, लार में सबसे ज्यादा पानी है, ठीक है। और लार में 1% में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस श्लेष्मा, म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ जो आपकी लार को चिपचिपाहट देता है। और तीसरा हमारे लार में कुछ एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं, आयंस कार्बोनेट आयंस है ना, ये सब होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हमारी लार में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो हमारी लार में दो एंजाइम होते हैं। जो पहला एंजाइम होता है उसको बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम, लाइसोसोम मत कर देना इसे, लाइसोजाइम बोलते हैं, जाइम, जाइम का मतलब एंजाइम, ठीक है। और जो दूसरा एंजाइम होता है उसको बोलते हैं सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। दूसरे एंजाइम का नाम क्या है, सेलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। हिंदी में लिखो, हिंदी में बोलते हैं इसको लारिये एमाइलेज एंजाइम, हिंदी में कहते हैं लारिये एमाइलेज एंजाइम, एंजाइम, ठीक है जी मैम। अब सुनो बेटा, सेलाइवरी एमाइलेज के दो नाम और हैं, अथवा लगा के लिखना, इसी को कहते हैं टाइलिन अमाइलेज, लिखा जाता है पी से और प्रोनाउंस करते हैं तो टी से करते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है टाइलिन, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, इंग्लिश में पूरा लिख लेना, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। और कभी कभी इसी एंजाइम का तीसरा नाम होता है डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज तो एंजाइम का ग्रुप होता है बेटा, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है डायस्टेज एंजाइम कहां होते हैं, एंजाइम्स का ग्रुप होता है ये, ठीक है। तो डायस्टेज एंजाइम भी कहां पाया जाता है, हमारी लार में पाया जाता है। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि लार में कौन सा एंजाइम होगा, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन होगा ही होगा। हमारी लार में मुख्य तौर पे दो एंजाइम होते हैं। पहले एंजाइम का नाम होता है लाइसोजाइम एंजाइम, दूसरे एंजाइम का नाम होता है सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। इसी सेलाइवरी अमाइलेज के दो नाम और होते हैं, इसी को बोलते हैं टाइलिन अमाइलेज एंजाइम और इसी को बोलते हैं डायस्टेज एंजाइम, ठीक है जी मैम। अब मुझे बताओ, एंजाइम्स है, एंजाइम्स का काम क्या है, तोड़ फोड़ करना, ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन करवाना। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये एंजाइम्स क्या करेंगे, डाइजेशन करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है हमारी लार में। ये हमारी लार में क्या काम करता है लाइसोजाइम, तो मैं यहां पे लिख रही हूं लाइसोजाइम और इसका फंक्शन आपको समझा रही हूं। लाइसोजाइम एंजाइम का काम क्या होता है बेटा, जब कभी भी आप हाथ धोए, लाइसोजाइम, आप हाथ धोए बिना खाना खा लिए, आपके नाखून में गंदगी फंसी है, कुछ लोग होते हैं नाखून नाखून काटते हैं, नाखून में गंदगी रहती है, खाना खाने से पहले हाथ धोते नहीं अच्छे से, है ना, किसी लिक्विड से, डेटॉल, लाइफ बॉय से लिक्विड आते हैं उनसे धोते नहीं है, सीधा ही खाना खा लेते हैं। तो हमारे हाथों में बहुत सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं और वही बैक्टीरिया हमारे मुंह में खाने के साथ जाते हैं। या आपने कोई फल फ्रूट खा लिया सड़ा हुआ, सड़ा हुआ खा लिया, केला सड़ा हुआ खा लिया, उसके अंदर जम्स थे, उसके अंदर बैक्टीरिया थे, है ना। तो बेटा ये क्या करता है लाइसोजाइम, जब खाने के साथ कोई कीटाणु जीवाणु आ जाता है उसको किल करना, उसको मारने का काम किसका होता है, लाइसोजाइम। हाँ तो लिखो, टू किल जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, जर्म्स एंड बैक्टीरियाज, इसका काम होता है जीवाणु और कीटाणुओं को मारना। लिख दो, जीवाणु और कीटाणुओं को मारना, और कीटाणुओं को मारना, कीटाणुओं को मारना। अब मैंने यहां पर ये बताया क्या कि वायरस को मार सकता है, नहीं बेटा, नहीं। सुनो, सुनो कि लाइसोजाइम एंजाइम सिर्फ बैक्टीरियाज को मार पाता है, जीवाणुओं को मार पाता है, और सारे बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है, कुछ सर्टेन बैक्टीरियाज को, कुछ ही बैक्टीरिया को मार पाता है। आप सोचिए अगर ये सारे बैक्टीरिया को मार देता तो कभी हमें बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां ही नहीं होती, जैसे टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, हेजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब बैक्टीरिया से होती है बेटा। तो अगर ये सारे बैक्टीरिया को मार देता तो हमें कभी बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होती। तो ये सारे बैक्टीरिया को नहीं मार पाता है, कुछ एक आधा दो चार बैक्टीरिया को मार देता है बेटा, और वायरस को तो ये बिल्कुल भी नहीं मार पाता है। तो एक बार सीरियस के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लाइसोजाइम का इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो वहां पे लिखा हुआ था इट कैन किल टू वायरस। क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं बेटा, ये वायरस को नहीं मार सकता। अगर ये वायरस को मार देता तो आप सोचिए बेटा, हमें कभी भी कोरोना होता ही नहीं। तो ये वायरस को नहीं मार पाता है, बैक्टीरिया को भी, कुछ बैक्टीरिया, सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया को मार पाता है बेटा। तो हमारी लार में कौन सा एंजाइम होता है जो जर्म्स और बैक्टीरिया को मार सकता है, आंसर क्या करके आओगे, लाइसोजाइम, एक ही एंजाइम, एक ही काम इसका। अब हम दूसरा देखेंगे क्या, सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ये बहुत अच्छा काम करता है भैया, है ना, ये बेटा बहुत अच्छा काम करता है। चलो सुनो, सेलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, तो हेडिंग डालो, सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। हिंदी में मैंने एक बार लिख दिया है, अब अपने आप लिख लीजिएगा, लारिये अमाइलेज एंजाइम। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, टाइलिन अमाइलेज एंजाइम, ये इसका दूसरा नाम है। हिंदी और इंग्लिश में नाम दोनों सेम है, इसकी स्पेलिंग पी से शुरू होती है, लेकिन बेटा प्रोनाउंस करते हैं तो पी साइलेंट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी मैम, आ जाइए। अब ये क्या करता है, मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने कहा था हम तीन तरीके के न्यूट्रिएंट्स खाते हैं जिनका डाइजेशन होता है, हम तीन तरीके के पोषक तत्व खाते हैं जिनको हमारा पाचन तंत्र पचाता है। कौन कौन से बताए थे आप मुझे बताओ मैम। एक आपने बताया था कार्बोहाइड्रेट्स, शर्कराएं, दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने प्रोटीन, और तीसरा हम फैट खाते हैं। तो जितनी भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं उसमें से अधिकतर कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में थी, स्टार्च के फॉर्म में, बहुत अच्छे से समझाया था। तो ये सेलाइवरी अमाइलेज क्या करता है पता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है बेटा, इट इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये शर्कराओं को पचाता है बेटा, शर्कराओं को पचाने में सहायक है बेटा ये। अब शर्कराओं को कैसे पचाता है, तो मैम ने पढ़ाया था, हम अधिकतर कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स किसके रूप में खाते हैं, किसके रूप में खाते हैं, स्टार्च के रूप में। तो पता है ये क्या करता है सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जितना भी आपने स्टार्च खाया है, अब आप कहोगे मैम स्टार्च किसमें होता है, बेटा आलू खाया, मक्का खाया, सोयाबीन खाया, इन सब में स्टार्च होता है ना। उस स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम, सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, लारिये अमाइलेज एंजाइम का काम होता है शर्कराओं को पचाना। और कैसे पचाता है, तो हम जितनी भी स्टार्च खाते हैं उस स्टार्च को तोड़ देता है, और स्टार्च जब टूट जाता है तो उसको माल्टोज कहते हैं। तो पता है क्या करता है, खाने में जितनी भी स्टार्च खाई है ऐसे आपने लार्जर मॉलिक्यूल्स के रूप में खाई थी, और ये स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है, स्टार्च को तोड़ देता है और ऐसे छोटा छोटा ऐसे तोड़ देगा, और जब स्टार्च टूट जाती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको हम माल्टोज कहते हैं। आपने रोटी खाई, आपने सब्जी खाई, आपने कोई फल खाया, कोई फ्रूट खाया, जूस पिया, इन सब में स्टार्च है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स है, और इन सारी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो स्टार्च है उस स्टार्च को तोड़ने का काम, माल्टोज में बदलने का काम किसका होता है, सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम का। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, हमारी लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन में होगा सेलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ऑप्शन में होगा टाइलिन अमाइलेज एंजाइम। अब मैं आपसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाली हूं, ठीक है।
आप मुझे बताएंगे, आप ना रोटी खाते हैं, तो रोटी को अगर आप मुंह में लार के साथ मिक्स कर लेंगे तो रोटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, रोटी को लार के अंदर ये एंजाइम पचा देगा। तो रोटी को आप अगर बहुत देर तक मुंह में रख के लार के साथ मिक्स करके चबाना शुरू कर देते हैं तो रोटी आपको हल्की सी मीठी लगना शुरू हो जाती है। क्यों मैम? ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है कि रोटी को मुंह में बहुत देर तक चबाते हैं लार के साथ मिक्स करके तो वो मीठेपन का एहसास देना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि रोटी के अंदर जो स्टार्च होता है वो माल्टोज से बदल जाता है और माल्टोज क्या होता है? मीठा होता है। ये मीठेपन का एहसास देना शुरू कर देता है। तो हमारे मुंह में सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ है, एक ही पोषक तत्व का पाचन हुआ है, और वो कौन सा आप बताओगे बेटा? स्टार्च। मैम एक बच्चा सॉन्ग भी कह रहा है, वसा कहां पिसता है? रुक जा बेटा रुक जा। हमारे माउथ में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है। अब जो खाना आप मुंह से निकल के पाइप में जाते हैं, फिर पेट में, पेट से आपकी छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है ना? तो प्यारे बच्चों, माउथ में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी मेनली क्या? स्टार्च माल्टोज में टूट गया। किसने तोड़ा? एक एंजाइम ने। कौन सा एंजाइम? ये। कहां होता है ये एंजाइम? लार में। आप बताओ लार जरूरी है कि नहीं है? एक बच्चा कहता था ना कि अगर लार ना बने तो क्या हो जाए? बेटा ये नहीं होगा लार ना बने तो। ठीक है जी मैम। एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, लार के पीएच का मान कितना है? सलाइवा का अगर पीएच पूछ ले आपसे कि जो लार हमारे माउथ में बनता है उसके पीएच का मान कितना है, तो लिख दीजिएगा सलाइवा के पीएच का मान होता है 6.8। 6.8। जिस भी सॉल्यूशन का पीएच का मान 7 से नीचे होता है उसको हम एसिडिक कहते हैं, उसको हम अम्लीय प्रकृति का कहते हैं। तो हमारा सलाइवा एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है जी मैम। अब क्या हुआ? आपने मुंह में खाना खाया, इसको ऐसे समझो, दांतों ने तोड़ दिया, पीस दिया, सलाइवा के साथ मिक्स हो गया, सलाइवा ने स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया। अब इस खाने को आप ऐसे निगल लेते हो। अब जो खाना आपने निगला है वो कहां जाएगा? देखो कहां जाएगा? हमारे माउथ में जो खाने को आपने निगल लिया नीचे के लिए, तो बेटा वो खाना जाएगा इस पाइप में। ऐसे खाना निगल लिया आपने नीचे, इस पाइप में जाता है, और इस पाइप को बोलते हैं फूड पाइप। इसे बोलते हैं हम क्या? ईसोफेगस। ईसोफेगस कहते हैं। ठीक है। अब बेटा जो खाना मुंह से नीचे की तरफ गया है ना, देखो ये आपका माउथ है, इस फोटो में देखो, आप इसको समझने की कोशिश करना। ये आपका मुंह था, है ना? मुंह में आपने खाना खाया तो स्टार्च वगैरह यहाँ पे टूट गया, टूटने के बाद अब आप नीचे की तरफ खाना निकलते हो तो इस पाइप में जाता है, और इस पाइप को क्या बोलते हैं? फूड पाइप, ईसोफेगस। लेकिन जो खाना आपने मुंह से निगला है और जो फूड पाइप में जाएगा उसे बोलस कहते हैं बेटा, उसे बोलस कहते हैं। इसीलिए देखो इस फोटो में लिखा हुआ है कि ये फूड पाइप में खाना जा रहा है, ये बोलस है, ये ऐसे बोलस है बेटा, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कि क्या लिखोगे कि अब जो माउथ का जो खाना है वो क्या कहलाएगा? आफ्टर डाइजेशन बोलस कहलाएगा बेटा, बोलस। अच्छा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोलस कहां का फूड है, काइम कहां का है, काइल कहां का, ये सब आपको बताएंगे। तो ये बोलस कहां का है? जो आपने मुंह में चबाने के बाद आपके मुंह से नीचे पाइप में गया उसको बोलस फूड कहते हैं। इस बोलस में स्टार्च माल्टोज में टूट चुका है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और जो आपकी प्रोटीन और फैट है उसका डाइजेशन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। प्रोटीन पचता है, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है पेट से। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लूं, मैं पूछ लूं कि भैया मुझे ये बताइए कि बोलस में क्या क्या पचा हुआ है, तो आप बोलोगे स्टार्च पची है, कार्बोहाइड्रेट बची है। मैं बोलूं क्या नहीं बचा है, तो आप बोलोगे बोलस में प्रोटीन और फैट का डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है ना? यही बोलोगे जी मैम। तो अब लिखेंगे हम नेक्स्ट अगला फूड पाइप। एक नंबर माउथ था, माउथ हमारा यहां खत्म होता है, माउथ में हमने ए नंबर पे दिया था टीथ, बी पे दिया था टंग, सी पे दिया था सलाइवा। अब 2 नंबर पे हम लिखेंगे क्या? फूड पाइप, भोजन नली। भोजन नलिका नाम से क्लियर है, ये एक नली होगी, ये एक पाइप होगी, है ना? और इसी नली का दूसरा नाम होता है ईसोफेगस। ओ से लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंस करते हैं ईसो, ईसोफेगस। ईसोफेगस भोजन नली, ईसोफेगस। क्या होता है ये ईसोफेगस? पाइप बेटा, एक इस तरीके से एक पाइप है ऐसे, और ये पाइप कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होकर आपके पेट में खाना लेकर जाता है। ये आपका स्टमक है, ये आपका पेट है, और ऊपर क्या है? आपका मुंह, है ना? यहाँ आपका मुंह था और मुंह से ऐसे खाना आया, ये खाना ऐसे 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 आता हुआ कहां पे आ गया? आपके पेट में आ गया, आपके स्टमक में आ गया। तो इस पाइप के थ्रू ये पाइप क्या कहलाता है? ईसोफेगस कहलाता है, फूड पाइप कहलाता है। और ये फूड पाइप की लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है? ईसोफेगस कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 25 सेंटीमीटर लंबा एक पाइप होता है बेटा, जिस पाइप को हम क्या कहते हैं? फूड पाइप। इसी पाइप से पानी भी आपके पेट में आता है, जो पानी आप पीते हैं मुंह से वो भी यहीं आता है। जो आप दवा खाते हैं, है ना? दवाई खाई आपने तो वो दवाई भी ऐसे ही आती है यहाँ से। आपने कोई लिक्विड पिया, आपने जूस पिया, आपने आइसक्रीम खाई, आपने रोटी खाई, सब्जी खाया, फल फ्रूट खाया, सब ऐसे इस पाइप से आता हुआ कहां पे आ जाता है? पेट में आ जाता है, पेट में आ जाता है। आ गया पेट में जी मैम। अब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि कैसे आता है, कौन सी प्रोसेस से आता है? कौन सी प्रोसेस से? तो बेटा फूड पाइप से जो भोजन होता है वो कौन सी प्रोसेस से, वो कौन सी प्रक्रिया से पेट में पहुंचता है? अच्छा ये लिखवाने की जरूरत है कि इट ट्रांसफर फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक? नहीं मैम, मैंने बना के बता दिया, मुंह का खाना पेट में पहुंचाती है ये पाइप। अगर लिखना है तो आप लिख लीजिएगा, इस पाइप का काम क्या है? माउथ यानी मुख, मुंह का खाना कहां पे भेजना? मुंह का खाना स्टमक में भेजना, पेट में भेजना, पेट में भेजना। मैम पानी और खाना अलग अलग जगह पे जाता है क्या? हट, मैं बोल रही हूँ यहीं से पानी आता है, यहीं पे से खाना आता है, तो अलग से कहां से? यहीं से शराब आती है। हाँ, जो आप अल्कोहल पीते हैं वो भी ऐसे ही आता है पेट में। जो आप कुछ भी चीज खा रहे हैं, कुछ भी चीज पी रहे हैं, वो ऐसे पेट में आती है, ऐसे सीधी, है ना? आगे तो कौन सी प्रोसेस से आता है बेटा? इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस। इसको स्टार कर लेना, बहुत बार एग्जाम में आता है। पेरिस्टालसिस प्रोसेस से होता हुआ सारा का सारा खाना पेट में आ जाता है, मुंह से पेट में खाना आ गया। हिंदी में बोलते हैं क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन। अब क्या होता है ये क्रमाकुंचन, वो आप समझो। जैसे ही आपका खाना इस पाइप के एंट्रेंस पे आया, यहां आया, तो इस पाइप में अंदर की तरफ यहां पे होती है मसल्स, यहां पे होती है स्मूथ मसल, चिकनी मांसपेशियां। और मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। मसल्स का काम होता है सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। तो बेटा जैसे ही यहां पे खाना आएगा तो यहां की मांसपेशी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। देखो इसके ऊपर मैंने यहां पर एक चीज रख दी, कोई भी चीज, देखो ऐसे, ठीक है? अभी यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रखी है। अब अगर मेरा ये हाथ फैलेगा, अगर ये हाथ की मसल्स रिलैक्स करेंगी तो ये मार्कर नीचे आ गया, आ गया। ठीक ऐसे ही यहां की मसल्स रिलैक्स करेंगी, यहां की कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, खाना यहां आ गया। फिर यहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी, फिर रिलैक्स करेंगी, ये खाना यहां, फिर यहां ऐसे होता होता सारा खाना पेट में आ गया। और इसी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, जो मांसपेशियों के सिकुड़न और फैलाव से जो खाना पेट में पहुंचता है, उसी प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं।
इसी को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? जी मैम। इसी का फोटो एनसीईआरटी का दिखाती हूँ। एनसीईआरटी में ऐसा फोटो बना हुआ है और क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि देखो ये यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ की फैल रही है, तो ये बोलस भोजन नीचे जा रहा है ऐसा। और देखो साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स बिहाइंड बोलस, फोर्स इज फॉरवर्ड। जब यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इस खाने पे फोर्स लगेगा, बल लगेगा, ये खाना नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और ऐसे वेव बनती हुई, तरंगे बनते हुए सारा खाना कैसे पहुंच जाता है? आपके पेट में पहुंच जाता है। इसी प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। आप इस चीज को अच्छे से समझ लेना, इसी प्रोसेस को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। अब मैं आपको जो अगली बात बताने वाली हूं, बेटा आपने सुना होगा हमारे घरों में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, खाना खाते समय हंसना नहीं चाहिए, नहीं तो खाने का दाना जो है वो आपके विंड पाइप में चला जाएगा और आपकी डेथ तक हो सकती है। हर साल हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग मरते भी हैं ऐसे। ऐसा क्यों बोलते हैं? आइए मैं इस चीज को यहाँ पे आपको समझाती हूँ। ये आपका मुंह है ना, ये आपका मुंह है ऐसे, ठीक है। ये आपका नाक है, नाक वाला पाइप ये है। नाक से जो हवा आती है वो जाता है विंड पाइप में, ये आपकी नाक है। और नाक से जो एयर आती है, हवा आती है, वो वायु नलिका में जाता है, श्वास वाली नली में। सांस नली बोलते हैं ना आम भाषा में। ऐसे एयर आ रही है नाक से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपका मुंह है, तो मुंह वाला खाना इस तरीके से फूड पाइप में आ रहा है। ये आपका भोजन है, ये आपका खाना है। ये खाना क्यों है? क्योंकि ये वाला पाइप क्या है? ये वाला पाइप आपका फूड पाइप है, ये आपका भोजन नली है, ठीक है जी मैम। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। एक यहाँ पर ये घाटी है, घाटी का मतलब समझते हो? ढलान। ये मुंह के नीचे की तरफ ढलान वाला है। इस घाटी में एक ढक्कन होता है, ढक्कन होता है। ये ढक्कन ऐसे लगा हुआ होता है, ऐसे एक फ्लैप होता है, स्विच की तरह काम करता है। इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लॉटिस, इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्लॉटिस, हिंदी में कहते हैं घाटी का ढक्कन। ढक्कन का मतलब क्या होता है बेटा? स्विच, है ना, एक स्विच की तरह काम करता है। और स्विच कैसे होता है बेटा? ऑन ऑफ होता है। तो पता क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तब की बात बता रही हूं मैं। जब हम खाना खा रहे हैं तो ये फ्लैप ऐसे हो रहा होता है, ऐसे। तो जब खाना खाते हैं तो ये फ्लैप इधर आ जाता है और आपके विंड पाइप को कवर कर लेता है, ताकि खाना जो है वो यहां से ऐसे चला जाए, ठीक है। अभी मैं खाना नहीं खा रही हूं तो बेटा इस समय ये फ्लैप ऐसे है, इधर है, इस पाइप पे ज्यादा है तो ऐसे हवा आ रही है, ऐसे आ रही है। तो ये फ्लैप ऐसे, एपिग्लॉटिस ऐसे होता रहता है हवा से। हवा कहां से आई मैम? जो सांस लेते हो एयर है उसमें, है ना, उससे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आई जी मैम। अब क्या होता है, आपने खाना खा रहे हो, अब खाना खा रहे हो तो सांस भी ले रहे हो, ये पाइप जब ऐसे होता है तो हवा चली जाती है विंड पाइप में, ठीक है। तो ऐसे, तो अब क्या होता है, जब आप खाना खा रहे हो तो खाने में आपने चावल का दाना खाया, दाल खा रहे हैं ना, तब ज्यादा रिस्की होता है ये चीज। तो आप जब खाना खाते हैं तो अब खाना खाते हुए जोर से हंस गए, आप अचानक से हंस गए तो खाने में आपने चावल का दाना खाया, तो ये चावल का दाना यहाँ आना चाहिए था इस पाइप में, लेकिन ये जैसे इस रास्ते से गुजर रहा था चावल का दाना, अब जोर से हा करके हंस दिया, तो एक प्रेशर पड़ा, एक फोर्स लगा तो बेटा ये चावल का दाना यहाँ से होता हुआ इस ढक्कन से यहाँ आ जाता है और यहाँ आ गया ये चावल का दाना, तो बेटा ये विंड पाइप के रास्ते को ऐसे अंदर से ब्लॉक कर देगा, ये आपकी श्वास नली को ब्लॉक कर देगा। और जब श्वास नली ब्लॉक हो गई तो हमारी बॉडी में क्या नहीं आ पाएगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का रास्ता यही है, इंसान को अटैक पड़ेगा, इंसान मर जाएगा, इंसान मर जाएगा। और ऐसे ही हर साल बहुत सारे लोग मरते हैं, है ना। आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा, फलानी जगह फलाना इंसान के वायु नलिका में, श्वास नली में चावल का दाना फंस गया, दाल का दाना फंस गया, एप्पल का छिलका चला गया, छिलका जाने से बच्चे की डेथ हो गई। तो ये ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है बेटा। इसलिए कहते हैं खाना खाते समय ना जोर से बोले, ना जोर से गुस्सा करे, ना हंसे, ठीक है। कभी कभी आप जब खाना खाते हो अचानक से आप एकदम से वो हो जाते हो, चिल्ला देते हो, बोल देते हो, आपको खांसी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ चले जाते हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको खांसी उठ जाती है बेटा, ठीक है। तो इसको एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हमारे गले में कौन सा स्विच है जो वायु नलिका के अंदर, श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है? तो रोकता कौन है? एपिग्लॉटिस रोकता है, एपिग्लॉटिस रोकता है बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में? जी मैम, ये होता है एपिग्लॉटिस, इस तरीके से। आगे बात समझ में बच्चों? तो खाना खाते समय ज्यादा बात ना करें। अच्छा, बुजुर्ग लोगों के साथ ज्यादा होती है ये प्रॉब्लम, बुजुर्ग लोगों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम लोग तो फिर भी झेल जाते हैं। चल नेक्स्ट मैम, गले में लोहे की कील चली जाए, गले में अटक गई तो इंसान खत्म। अगर गले से वो पेट में चली गई तो एक्सरे कराओगे। अभी आपने सुना था एक न्यूज कि एक इंसान का भी ना एक्सरा हुआ पेट का, तो पता लगा उसने 15 चाकू खा रखे थे, चाकू सब्जी काटने वाले, कंगा खा रखा था, है ना। कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं पागल से। जब उसकी सर्जरी करी पेट की तो बेटा पता लगा उसकी आंतड़ियों के अंदर, पेट के अंदर 10-15 चाकू निकले, कैंची निकली, सीजर निकली, कंगा निकला उसके पेट से। अभी 3-4 दिन पहले न्यूज बहुत वायरल हो रही थी। और एक इंसान के तो पेट का एक्सरे करा तो पता लगा उसने इतने सारे बाल खा रखे थे, बाल फंसे हुए थे उसकी आंतड़ियों में। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं बेटा कुछ कुछ। चलो, तो समझ में आ गया एपिग्लॉटिस क्या होता है? जी मैम। तो अब सारा खाना मुझे बताओ फूड पाइप से होता हुआ कहां आ गया? पेट में आ गया। तो हमने कहा था कि सबसे पहला ऑर्गन हमें माउथ पढ़ना है, दूसरा हमें फूड पाइप। सुनो बेटा, फूड पाइप में कोई भी एंजाइम नहीं बनता है, यहाँ पे कोई भी एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियां नहीं होती है। इसका मतलब इस पाइप में किसी भी तरीके का भोजन का पाचन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा बेटा, है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ इस पाइप का एक ही काम होता है, इस सारे खाने को पेट में पहुंचा देना सेफली, अच्छे से। जो खाना खाए वो पेट में पहुंच गया, ठीक है, पहुंच गया जी। तो अब आ गया खाना स्टमक में। तो माउथ, फूड पाइप, 3 नंबर देंगे हम स्टमक को, पेट को। सारा खाना हमारे पेट में आ गया। पेट को हिंदी में पेट बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, जठर बोलते हैं, उदर बोलते हैं। इनमें से कोई भी नाम आ जाए इसका मतलब है वो स्टमक की बात कर रहा है, वो पेट की बात कर रहा है, पेट की बात कर रहा है, ठीक है। मैम, मछली खाते समय कांटा गले में फंस जाता है। हाँ भाई, सुनते तो हैं हम, मैडम तो कभी खाई नहीं है जीवन में, तो मैडम को पता नहीं है, लेकिन मैं सुनती हूँ ऐसे बहुत बार कि फलाना इंसान मछली खाते समय मछली का कांटा उसके गले में फंस गया, इंसान की डेथ हो गई। हाँ, मैं बिल्कुल ये बात सुनती हूँ। हम खाना खाते समय एपिग्लॉटिस बंद हो जाती है तो सांस कैसे आती है? आयुष, एपिग्लॉटिस बंद नहीं होती है। स्विच का मतलब क्या होता है? ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऐसे होता है, तो हवा चली जाती है, बंद हो जाएगा तो इंसान मर नहीं जाएगा। हाँ? चलो, स्टमक, पेट में आ गया खाना। पेट कैसा होता है? जे के आकार का। इंग्लिश में जब हम जे लिखते हैं तो अल्फाबेट के जे आकार का, जे लेटर का जैसा आपका पेट होता है। मैम दिखाओ जे कैसे बना पेट में, आज ऐसा ही तो बनाते होंगे आप कुछ, जे ऐसा ही बनता है ना, देखो जे ऐसे तो बनाते हैं जे। तो जे के आकार का कौन सा ऑर्गन हमारा जे के आकार का होता है? पेट होता है बेटा। आप लिखेंगे जो पेट है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारे पेट के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो मैं इस फोटो में समझा रही हूं, आप लिख लीजिएगा अपने आप, ठीक है। ये स्टमक का पूरा बॉडी है, इसे बोलते हैं बॉडी पार्ट, स्टमक का बॉडी है ये, ठीक है। देखो बॉडी तो ऐसे भी होता है ना, देखो ऐसे भी होते हैं, इस मार्केट की बॉडी है ना, तो ऐसे पेट की बॉडी है। ये ऊपर से आपका फूड पाइप आ रहा होता है ऐसे, ये फूड पाइप है, ये क्या है आपका फूड पाइप। अरे भैया चल जा, ऐसे फूड पाइप देखना, फूड पाइप से ऐसे खाना आ रहा है। हाँ जी मैम, तो ये खाना आ गया, ये खाना कहाँ आ गया? पेट में आ गया। तो
फूड पाइप से कनेक्टेड जो पेट का हिस्सा है उसे कार्डिया भाग बोलते हैं। तो हमारा जो ईसोफेगस होता है उससे पेट का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? कार्डिया, कार्डिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फंडस भाग, फंडस भाग, फंडस। और ये वाला हिस्सा इसे बोलते हैं पाइलोरस भाग। क्या बोलते हैं? पाइलोरस भाग। और यहां से शुरू हो जाती है आपकी छोटी आंत, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो मैं अगर आपसे दो क्वेश्चन पूछूं, क्या क्वेश्चन पूछूं? पहला आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पेट के उस हिस्से का नाम बताओ जो हिस्सा हमारे फूड पाइप से जुड़ा हुआ है, ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा हिस्सा है? कार्डिया, कार्डिया। और अगर मैं आपसे पूछूं हमारे पेट का सबसे आखिरी वाला हिस्सा कौन सा है? पाइलोरस हिस्सा है। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेट का शुरुआती हिस्सा कौन सा है? कार्डिया। पेट का दूर वाला भाग यानी सबसे आखिरी हिस्सा कौन सा है? पाइलोरस। तो कार्डिया, फंडस, पाइलोरस। हमारा पेट जे के आकार का होता है और इस तीन भागों में बटा हुआ होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, आगे है ना। चलो, हरिंदर यादव, बहुत अच्छी लगी मैम मैराथन क्लास भी। मैम 5 क्वेश्चंस एमपी एक्साइज कांस्टेबल में आए हुए थे, धन्यवाद मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बेटा। चलो अब सुनो क्या होता है। आप लोगों को खाना खाने को डकार आती है ना, अभी आपको उसका कारण बताऊंगी मैं कि क्यों आती है आपको डकार। तो सारा खाना आपके पेट में आ गया? जी मैम आ गया। पता है जो आप खाना पेट में आता है, पेट, अच्छा पेट के तीनों भागों के नाम आप लिख लीजिएगा, मैंने लिखवा दिया वहां पे। हमारे पेट में सबसे ज्यादा समय के लिए खाना रहता है, 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है हमारे पेट में। इसीलिए जब आप खाना खाते हैं तो उसके 10-15 मिनट के बाद पेट फूल जाता है। कभी आंतड़ी क्यों नहीं फूली, कभी गला क्यों नहीं फूला, मुंह क्यों नहीं फूला? क्योंकि हमारे खाने को, जो खाना आप खाते हैं वो पेट में 4 से 5 घंटे तक रहता है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से अंग में सबसे अधिक समय के लिए खाना रहता है, तो कौन से अंग में पेट में रहता है 4 से 5 घंटे तक। और बेटा होता क्या है, सुनिए, जैसे ही खाना आया, खाना आने के 2 घंटे बाद, खाना आ गया पेट में, हाँ जी मैम, उसके 2 घंटे बाद क्या होता है? पेट में डाइजेशन शुरू हो जाता है। पेट में क्या शुरू होता है? डाइजेशन शुरू हो जाता है बेटा। तो फिर 2-3 घंटे डाइजेशन में लगते हैं, तो टोटल हमारे पेट में 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। अब मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, होता क्या है, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ डकार कैसे आती है। ये पेट का आखिरी हिस्सा है जिसको पाइलोरस बोलते हैं। यहाँ पे एक वाल्व होता है, एक कपाट होता है, एक कपाट का दरवाजा। इस वाल्व को बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। हिंदी में कहते हैं पाइलोरिक कपाट। हिंदी में क्या नाम होता है इसका? पाइलोरिक कपाट वाल्व, दरवाजा। ठीक है, दरवाजा ऑन ऑफ होता है, ये भी ऑन ऑफ होता है। और यहां से शुरू होती है आपकी छोटी आंत, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो बेटा जैसे ही पेट में खाना आता है, ऐसे खाना आ गया है, ठीक है, तो ये वाल्व बंद हो जाता है, ऐसे बंद। अगर ये वाल्व बंद नहीं होता तो पेट का खाना वो आगे छोटी आंत में चला जाता है ना। तो पेट में 4 से 5 घंटे खाना इसलिए रहता है क्योंकि ये वाल्व बंद रहता है। और 4-4.5 घंटे हो जाते हैं ना, उसके बाद ये वाल्व खुलता है बेटा। हाँ उसके बाद खुलता है, तब जाके छोटी आंत में खाना जाता है। अब मैं आपको बताऊं डकार कैसे आती है। अभी मैंने आपको बताया था एपिग्लोटिस एक स्विच है, ये आपकी विंड पाइप है, ये आपकी फूड पाइप है। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर कैप एक ही है, स्विच एक ही है। तो जो आप खाना खाते हैं उस पाइप में हवा भी तो आ सकती है। हवा क्यों नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। आपने खाना खाया तो आप सांस भी ले रहे हैं, सांस ले रहे तो एपिग्लोटिस से होती हुई थोड़ी बहुत हवा खाने के साथ आ जाती है। हाँ, और खाने के साथ कहां? तो ऐसे पाइप से पेट में पहुंच गई, तो ये खाना और इस खाने के साथ हवा भी आ गई। कहां से आ गई? एपिग्लोटिस से होती हुई हवा आ गई, हवा यानी एयर आ गई। ठीक है, अब बेटा यहां से ये दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है ना, तो बेटा हवा को आगे जाने की जगह नहीं मिली। जी मैम, तो ये हवा इसी रास्ते से वापस जाती है पेट से, और पेट से किससे? फूड पाइप से, फूड पाइप से मुंह, और मुंह से आप इस हवा को बाहर निकालते हैं तो उसको डकार लेना बोलते हैं। इंग्लिश में बर्पिंग बोलते हैं, इंग्लिश में हम बर्पिंग बोलते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको डकार क्यों आती है? क्योंकि खाने के साथ एयर मिक्स, हवा मिक्स होकर आपके पेट में आ जाती है, और पेट का ये दरवाजा बंद रहता है 3-4 घंटे के लिए मिनिमम बंद रहता है, तो इस हवा को आगे जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। तो ये हवा उसी रास्ते से वापस लौट के आपके मुंह से, खाना खा खाया मुंह से, तो ये हवा मुंह से बाहर निकलती है, उसी को आप डकार लेना बोलते हैं। अब ये डकार आपको खट्टी सी आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि पेट में एसिड होता है। कौन सा एसिड? HCl, जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। और एसिड्स क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, है ना, एसिड का नेचर होता है खट्टे होते हैं। तो बेटा ये डकार में थोड़ा बहुत एसिड घुला हुआ आ जाता है, तो आपको डकार कैसी आती है? खट्टी सी आती है, गंदी सी आती है ना। आगे बात समझ में, बर्पिंग क्यों होती है। अब जैसे 4-5 घंटे के बाद ये खुल जाता है तो वो बची हुई हवा इस रास्ते से ऐसे जा सकती है। हाँ जी मैम, जा सकती है, राइट। तो इस तरीके से हमारे पेट में खाना आया, पेट जे आकार का होता है, मैक्सिमम 4 से 5 घंटे आपके पेट में खाना रहता है। जैसे ही 2-3 घंटे होते हैं उसके बाद डाइजेशन शुरू होता है, और अगले 2-3 घंटे तक डाइजेशन में समय लगता है। अब हम देखेंगे कि पेट में डाइजेशन होता कैसे है। तो हमारे पेट में ग्रंथियां पाई जाती हैं, मैंने बताया था। स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? जठर ग्रंथियां होती हैं। अरे गैस कहां बनता है? पेट में, तो याद कर लो पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। हाँ गैस क्यों होती है बताएंगे आपको आगे, रुक जाओ। आगे बात समझ में, हमारे पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बहुत ज्यादा खट्टा डकार आता है। जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक में भी एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में H2CO3 होता है, तो एसिड खट्टा है तो खट्टी डकार देगा ना, है ना। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होती हैं। 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, और यकीन मानिए जिस दिन मैं आपको ये चैप्टर खत्म कर दूंगी ना, उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस, इस धरती की कोई भी किताब, किसी भी ऑथर की किताब लेना, मैं ये नहीं कह रही मेरी किताब से लगाओ, नहीं बेटा आप कहीं से भी लेना। ठीक है, और क्वेश्चंस लगाना, मेरा वादा है 100% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। 100% का मतलब 100%, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यकीन ना हो, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगी आपको, देख लीजिएगा, पता लग जाएगा, है ना। ठीक है, हाँ जी मैम। मैम गांधी जयंती की छुट्टी होगी? क्यों नहीं होगी बेटा? आकाश कह रहे लाइव क्लास थी क्या? बिल्कुल लाइव क्लास थी बेटा। लाइव क्लास नहीं होती तो हम आज की तारीख बता देते हैं आपको, 30 सितंबर है, 1:30 बज गया है। ओके, दूध कैसे पचता है? थोड़ा सा रुको बेटा, अगले अगले में बताएंगे आपको। बेटा आरआरबी जेई के अंदर जो साइंस आती है ना, वो आप यहां से 100% कर लोगे, 100%। आरआरबी जेई की साइंस कौन अच्छा पूछ रहा है? ठीक है मैम, आपकी बुक का नाम क्या है? अगली क्लास में बताते हैं आपको बुक का नाम क्या है। पेट में दर्द क्यों होता है? पेट में गैस क्यों होती है? प्रवीण कुमार, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको।